नमस्कार साथियों, वेलकम टू साइकोलॉजी कैंपस में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं साथियों आप सभी ने जो सीटेट का पेपर दिया है सभी का बहुत अच्छा यहां गया होगा। जी हां, आज हम यहां आपके सामने जो सेकंड पेपर हमारा लगा था, सेकंड पेपर जो सीटेट का हमारे यहाँ लगा था उसकी हम यहाँ आपके सामने करेंगे बात। देखिए साथियों, लेवल सेकंड में और लेवल फर्स्ट के अंदर हम देखें तो ज़्यादा अंतर नहीं था। पेपर जो आया लेवल सेकंड का वो पेपर फर्स्ट की अपेक्षा थोड़ा सिंपल ही मानेंगे हम, ज़्यादा इसको कठिन नहीं कह सकते। पेपर में 2-5 क्वेश्चन ही कुछ ऐसे थे जो थोड़े कठिन स्तर के थे, लेकिन एक मॉडरेट पेपर हम कह सकते हैं इसको। तो पेपर आप सभी का बहुत अच्छा गया होगा। सभी के मेरे हिसाब से आप सबके 30 में से सीडीपी में 25 प्लस नंबर यहाँ पर आ रहे होंगे और आने भी चाहिए, तभी आपका सीटेट क्लियर हो पाएगा। तो साथियों करते हैं आज शुरुआत L2 यानी कि सीडीपी की। हम आज जो हमारा 7 जुलाई को पेपर हुआ था उसकी हम आज यहाँ करने वाले हैं आपके सामने चर्चा। एक एक क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं और आप सभी इन सभी का आप एनालिसिस करना है और देखते हैं। आज के सेशन को सभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन की घंटी जो आपको दबानी है और ऑल पर आपको करना है। साथियों फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन की हम करते हैं चर्चा। महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने के से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं। यानी कि हम यहाँ बात करें कि यहाँ अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में पूछा गया है। तो साथियों हमें चाहे सीटेट को लेकर चाहे किसी भी सब्जेक्ट को लेकर हमें एक मास्टरी गोल यहाँ करनी चाहिए। अगर जिसने यहाँ अपना मास्टरी गोल अचीव कर लिया है तो ये मानिए वह अपने लक्ष्य के करीब पहुंच गया है। तो यहाँ अभिप्रेरणा और योग्यता की बात हो रही है। ऑप्शन पर आते हैं। यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। देखते हैं अभी, यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। यह अक्सर योग्यता के विशाल दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। 4 ऑप्शन देखते हैं। यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। साथियों यहाँ मास्टरी गोल को लेकर कौन से ऑप्शन की आप यहाँ पर करने वाले हैं, देखते हैं। यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण एवं बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा इसमें नहीं होगी, अभिप्रेरणा आंतरिक यानी कि इनर यहाँ पर होगी। यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। जी नहीं, यहाँ पर योग्यता के विशाल दृष्टिकोण की यहाँ पर बात होगी और आंतरिक अभिप्रेरणा की यहाँ पर बात होगी। जो मोटिवेशन होता है ये बाहरी मोटिवेशन से हम जितना भी मोटिवेशन हमारा बाहरी होता है वो कुछ ही समय के लिए होता है, लेकिन जब किसी भी बालक बालिका के अंदर आंतरिक मोटिवेशन यहाँ अगर उसको मिल जाएगा तो वह यहाँ अच्छे से यहाँ पर कर सकता है। तो थर्ड ऑप्शन हम राइट करेंगे। आप सभी ने यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट किया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समावेशी कक्षाओं, यहाँ पूछा गया है इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। यहाँ हमें पूछा गया है कि किस तरह का वातावरण इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर कक्षाओं के अंदर यहाँ पर होना चाहिए। बच्चों के बीच हर तरह की विभिन्नता को दूर करने का लक्ष्य रखती है। जी हाँ, देखते हैं को पहचानना चाहिए कि हर बच्चा एक ही दर से समावेशी कक्षाओं में हम नहीं पढ़ा सकते। विशेष बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अलग शैक्षिक कार्यक्रम हम पेश नहीं कर सकते। जो इंक्लूसिव जो क्लासरूम होता है उसके अंदर यहाँ सामान्य बच्चे और विशेष बच्चे दोनों को समान तरीके से यहाँ पर हम पढ़ाते हैं उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता और रुचि के अनुसार। तो ये भी नहीं हो रहा है। अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। राइट्स 4 ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कि इंडिविजुअल डिफरेंस के अनुसार सभी बच्चों के अलग अलग रुचि के अनुसार यहाँ अलग अलग यहाँ निर्देश दिए जाएंगे। यानी कि मैं कहूँ इंडिविजुअल डिफरेंस को यहाँ हमें देखना है। तो 4 ऑप्शन आप सभी ने यहाँ पर राइट किया होगा। अगला प्रश्न हमारा है पियाजे और वाइगोस्की का हमें पूछ लिया गया है। देखिए लॉरेंस कोलबर्ग, पियाजे और वाइगोस्की तीनों में से ही एक एक प्रश्न यहाँ पर आपके सामने आए हैं और हर बार आते हैं। तो पियाजे और वाइगोस्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता क्या है?
संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में संस्कृति की भूमिका, जी नहीं। भाषा और विचार के बीच संबंधों के बारे में उनके चिंतन, देखते हैं। बच्चों के विकास में चरण जैसी प्रगति पर ध्यान देना या बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। कौन सा ऑप्शन आप सभी यहाँ राइट करके आए हैं? जी हाँ साथियों, आप सभी मैं बात करूं पियाजे और वाइगोस्की को लेकर, तो आप सबने यहाँ कौन सा ऑप्शन किया होगा? 4 ऑप्शन राइट किया होगा कि बच्चों की स्वयं की, यानी कि इन्वॉल्वमेंट एंड एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रंस देयर ऑन लर्निंग। यहाँ 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा कि बच्चा जब खुद से करके सीखेगा, लर्निंग बाय डूइंग, जब बच्चा यहाँ पर सीखेगा तो उसको अच्छे तरीके से कर सकता है। तो 4 ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अभिकथन। किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व और पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। जी हाँ, एक जो हमारा एडोलसेंस यानी किशोरावस्था ऐसी एज होती है, उसके अंदर पुरुष और स्त्रीत्व यानी कि बालक और बालिकाओं के अंदर एक समाज के रूप में उनके ऊपर एक प्रेशर यानी दबाव बढ़ जाता है, अलग अलग नजरिए से उनको देखा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। दूसरा तर्क क्या कह रहा है, देखिए, जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती है। साथियों, जेंडर जो होता है यह बायोलॉजिकल होता है, लेकिन जेंडर जो भूमिकाएं होती है ये सामाजिक संरचना होती है, सोशल स्ट्रक्चर ये होती है, यह जैविक रूप से निर्धारित नहीं की जाती है। तो सेकंड यहाँ तर्क आपका गलत हो जाएगा। तो ए सही है और आर गलत है। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न वही अभिकथन। अभिकथन क्या कह रहा है, देखिए, एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित यहाँ पर किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। जी हाँ साथियों, हमें पता है कि आजकल जो वेस्टर्न कल्चर है वो हमारे यहाँ लागू नहीं हो रहा है, लेकिन जो एशियाई कल्चर है उसको हम यहाँ पर अपनाते हैं। तो हमारे जो महिलाओं के अंदर क्या होता है कि क्रोध की जो अभिव्यक्ति उसको हतोत्साहित यहाँ होती है और जो श्रम होती है उसको यहाँ प्रोत्साहित किया जाता है। समाज के अंदर हम देखें तो महिलाओं के अंदर एक श्रम सी महसूस यहाँ पर होती है। राइट, ये आपका राइट हो जाएगा। भावनाएं जो होती है व्यक्तिपरक है और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती। जी नहीं साथियों, सीखने में भूमिकाएं निभाती है, यानी कि तर्क आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो अभिकथन सही हो जाएगा और तर्क गलत। ए सही और आर गलत इसमें हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों लॉरेंस कोलबर्ग। देखिए, वाइगोस्की का क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है, पियाजे का आ गया है, अब लॉरेंस कोलबर्ग का क्वेश्चन आपके सामने है। लॉरेंस कोलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया गया था? लॉरेंस कोलबर्ग का आप सभी ने पढ़ा था, मॉरल डेवलपमेंट इनकी थ्योरी आती है, नैतिक विकास का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है। तो देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन, प्रायोगिक विधि, जी नहीं। मात्रात्मक शोध कार्य विधि, जी नहीं। बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा कि जो बच्चों के सामने मोरल यानी कि नैतिक दुविधाएं रखो और उनसे जो क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि समालोचनात्मक चिंतन आप बच्चों के सामने ज्यादा से ज्यादा पैदा करो, तो बच्चे अपनी सोच और विचार को क्या करेंगे, गति प्रदान करेंगे। अगला प्रश्न है लेव वाइगोस्की। पहले कोलबर्ग का आ गया, अब वाइगोस्की का। वाइगोस्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? भाषा और विचार के बीच में संबंध पूछा है, किसके अनुसार? वाइगोस्की के अनुसार। देखते हैं, भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। सेकंड ऑप्शन है, भाषा विचार को आकार नहीं देती है, जी नहीं, आकार देती है। विचार भाषा को आकार देते हैं, या फिर भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र है? एक दूसरे से स्वतंत्र भी नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा कि जो भाषा और विचार है, लैंग्वेज और थॉट है, ये एक जटिल विनिमय प्रक्रिया है, दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? यानी हमें इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पूछा है। तो इमोशनल से हम देखते हैं तो
फर्स्ट ऑप्शन हमारा संज्ञानात्मक विकास, व्यक्तित्व विकास, भावनात्मक विकास या मनोसामाजिक विकास। साथियों थर्ड ऑप्शन इसमें राइट होगा, इसमें भावनात्मक विकास होगा, यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट बच्चे का यहां पर होगा। अगला प्रश्न है अभिकथन। देखिए साथियों, आजकल सीटेट यानी कि जो पात्रता परीक्षा है उसके अंदर भी किस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, अभिकथन और तर्क के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अभिकथन, शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए। जी हाँ, एक टीचर को यहाँ क्लासरूम में या स्कूल के इन्वायरमेंट में बहुत सारे अवसर पैदा करने चाहिए, बिल्कुल हाँ। और उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा भी करनी चाहिए, बिल्कुल चर्चा बच्चों से डिस्कशन यहाँ करना चाहिए। क्लासरूम के बाहर और अन्य समाज के बारे में कक्षा में टीचर को यहाँ चर्चा करनी चाहिए, गैर उदाहरण देने चाहिए, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करना है, बिल्कुल राइट बात ये कह रहे हैं कि बच्चों में गलत जो धारणाएं होती है उनसे आप निपटने के लिए यहाँ एक रचनात्मक तरीका, एक विपरीत उदाहरण आप प्रदान कर सकते हैं। उनको मतलब बाहर सामाजिक संरचना का आप उदाहरण देकर बच्चों में ये थिंकिंग पैदा कर सकते हैं कि नहीं बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, देखिए ऐसा करने से आपको नुकसान झेलना पड़ेगा, तो उदाहरण आपको देना चाहिए। तो दोनों इसमें राइट हो जाएंगे, ए और आर दोनों ही सही है और व्याख्या भी यहाँ पर हो रही है, फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है, यानी कि यहाँ पर डिसलेक्सिया की बात हो रही है। डिसलेक्सिया के अंदर बच्चा किससे गंभीर यहाँ पर, किस दोष से यहाँ पर गंभीर होता है, देखते हैं। अनुकूलन की अनुबंधन विधि के माध्यम से, जी नहीं। व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से, बिल्कुल राइट, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा कि बच्चों को यहाँ पर हमें फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग यहाँ पर देनी चाहिए, जिससे क्या होगा, बच्चों की जो पठन वैकल्य है, पढ़ना जो सीखेगा बच्चा, यहाँ पर पठन वैकल्य का दोष यहाँ दूर हो जाएगा। किसके माध्यम से होगा, फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग के माध्यम से हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, एक शिक्षिका खुद से पूछती है मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूं जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। तो यहाँ किसकी बात हो रही है, एनवायरमेंट की, यानी कि पर्यावरण की यहाँ पर बात हो रही है। तो पर्यावरण के अंदर वह किस तरह वर्गीकरण कर सकती है, विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों को किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, तो यह हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार हमें पूछा गया है। हॉवर्ड गार्डनर ने यहाँ 8 प्रकार की बुद्धियां दी गई थी, उसी का एक लंबा चौड़ा उदाहरण देकर हमसे पूछा है कि यह किस तरह की बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस का यहाँ पर यूज करवा रही है। देखते हैं, शारीरिक या गति संवेदी बुद्धिमत्ता का, बिल्कुल नहीं। भाषाई बुद्धिमत्ता का, जी नहीं। अंतर्व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता का, जी नहीं। कौन सा हो जाएगा, प्राकृतिक बुद्धि का, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। यहाँ पर्यावरण और पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और वर्गीकृत करने की यहाँ पर बात हो रही है, तो कौन सा हो जाएगा, 4 ऑप्शन हो जाएगा, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस की यहाँ पर बात हो रही है। साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है। सही सुमेलित युग्म आपको बताना है। योगात्मक मूल्यांकन, देखिए मूल्यांकन यहाँ 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है रचनात्मक मूल्यांकन, एक होता है योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन इसमें पेपर पेंसिल परीक्षण के साथ साथ गैर लिखित व्यवहारों को विस्तृत विवरण शामिल है, जी नहीं। योगात्मक जो मूल्यांकन होता है वह कक्षा के अंदर या स्कूल के अंदर मैं कहूँ हाफ ईयरली और ईयरली, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं के माध्यम से और लिखित प्रक्रिया के माध्यम से करवाया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल कट चुका है। मानदंड संदर्भित मूल्यांकन विशिष्ट विषयों की महारत शामिल है, जी नहीं। मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है, बिल्कुल राइट, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा कि जो मानक जो संदर्भित मूल्यांकन होता है ये क्या करता है। देखिए मानक संदर्भित मूल्यांकन की बात करूं तो ये एक प्रकार का योगात्मक मूल्यांकन ही है, एक स्टैंडर्ड यानी कि लेवल सेट किया हुआ है। जी हाँ साथियों, जिसके 90 नंबर यहाँ होंगे 150 में से, उसका सीटेट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा और सीटेट के ऊपर जितने भी नंबर बच्चों के आ रहे हैं तो आपस में यहाँ पर तुलना होगी,
सभी साथी यहाँ पर आपस में क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो इसमें से थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है। यहाँ पर दृष्टिबाधित बच्चों की यहाँ पर बात हो रही है, तो उनके लिए क्या बाधा यहाँ पर डालता है। एक ऑप्शन है और 3 ऑप्शन इनके फेयर में। देखते हैं फर्स्ट, ग्राफिक सामग्री के स्पर्शनीय तरीके से, बिल्कुल राइट है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूपिक व्याख्यान प्रतिलेखन, बिल्कुल राइट है। मुद्रित पाठ्यपुस्तकें और नोट्स, उभरी हुई रेखा चित्र और मानचित्र, जी हाँ ये तो ब्रेल लिपि होती है, ये भी राइट हो जाएगा। तो कौन सा नहीं है, देखो बाधा डालती है, यानी कि नेगेटिव पूछा है हमसे, तो नेगेटिव का भाई हमें नेगेटिव ही लेना है। मुद्रित पाठ्यपुस्तकें और नोट्स, एक यहाँ पर दृष्टिबाधित दोस्त से जो बच्चा है वह किस तरह पढ़ पाएगा, जी नहीं, उसके लिए तो यहाँ पर ब्रेल जो बुक की व्यवस्था यहाँ पर करनी पड़ेगी और लार्ज प्रिंट बुक की यहाँ पर व्यवस्था करनी पड़ेगी, तभी बच्चा अच्छे से यहाँ पर पढ़ पाएगा और आगे बढ़ पाएगा। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। विश्लेषणात्मक चिंतन को मैं कहूं तो एनालिटिकल थिंकिंग की यहां पर बात की जा रही है। देखते हैं, भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या हैं। हमें पूछ लिया गया कि भारत में जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, इसके कारण बताओ। तो मैं क्लास में सभी बच्चों से अगर एक क्वेश्चन करता हूं तो सभी बच्चे मुझे यहाँ अलग अलग उत्तर यहाँ पर देंगे। तो कौन सी थिंकिंग यूज हो गई, एनालिटिकल थिंकिंग, यानी कि योगात्मक विश्लेषणात्मक चिंतन की यहाँ पर उपयोग हो रहा है। भारत की राजधानी तो बच्चे बता देंगे फिक्स है, नई दिल्ली है, ठीक है। भारत में कुल कितने राज्य हैं, फिक्स है, ये बच्चे बता देंगे। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, ये भी फिक्स है। तो साथियों एनालिटिकल थिंकिंग यानी कि विश्लेषणात्मक जो चिंतन किस तरह का होता है, यह एक मैं कहूं जो अपसारी चिंतन हमने पढ़ा है। कौन सा पढ़ा था, अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट जो थिंकिंग हमने पढ़ी थी, ये उसी का ही एक रूप है। इससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो सृजनात्मकता होती है, क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है, उसको यहाँ पर बढ़ावा मिलता है और उसी के अनुसार बच्चा यहाँ पर सीखता है। देखिए, एक तो होती है अपसारी चिंतन, एक होता है अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो ये तीनों जो उदाहरण होंगे वो कन्वर्जेंट थिंकिंग के उदाहरण यहाँ पर हो जाएंगे, जबकि फर्स्ट ऑप्शन हमारा अपसारी चिंतन का उदाहरण है, यानी कि विश्लेषणात्मक चिंतन का उदाहरण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ देश विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो जो संवेदनशील जो पीरियड होता है, सेंसिटिव जो यहाँ पर पीरियड होता है, वह किस तरह का यानी कि किस रूप में हमारे सामने यहाँ पर देखते हैं। कौन सा यहाँ पर फैक्टर होता है, वंशानुगत कारक का होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। उत्पत्ति मूलक कारक का होता है, या मानव जाति कारक का होता है, या फिर पर्यावरणीय कारक का होता है। 4 ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। इन्वायरमेंट फैक्टर, साथियों जैसा इन्वायरमेंट हम बच्चे को देंगे उसी तरह का बच्चा यहाँ पर सेंसिटिव जो पीरियड बच्चे का यहाँ पर काम करेगा, बच्चा उसी तरह समय यहाँ पर करने लग जाएगा। अगर हम बच्चे को यहाँ पर उसके हमेशा उसको डांट फटकार हमें लगाते रहेंगे तो बच्चा यहाँ पर चिड़चिड़ापन हमें समय पैदा यहाँ करने लग जाएगा, क्रोध वगैरह, मतलब इस तरह का हमें नहीं करना है। तो बच्चे को जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा बच्चा वैसे ही यहाँ पर डेवलपमेंट होगा। अगला प्रश्न है अभिकथन, यानी कि देखिए साथियों ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अभिकथन, अजर्सन और हमें रीजन के पूछे जा रहे हैं। इनका ज्यादा से ज्यादा अब यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन पहले के एग्जामों में ये बहुत ही कम आते ही नहीं थे। लेकिन जब से 2-3 साल से पिछले 2-3 पेपर जो हुए हैं उनमें इनका जो यहाँ पर आने लग गए हैं ज्यादा से ज्यादा। शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि जो क्लास के अंदर जो सभी बच्चे होते हैं तो सभी की व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार जो हमारा पाठ्यक्रम होता है उसमें समायोजन करना चाहिए। बहुत अच्छी बात इन्होंने की है। तर्क देखते हैं, शिक्षकों की विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। ये बचना गलत हो गया, ये नेगेटिव यहाँ पर आ गया है, इसलिए ये जो तर्क है वह यहाँ पर गलत हो गया है हमारा। बचना नहीं चाहिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए।
तो साथियों हमारा ए सही हो जाएगा और आर यहाँ गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर जीन पियाजे का पूछ लिया है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। जो माता पिता या फिर बच्चे जो वयस्क होते हैं वो छोटे बच्चों से किस प्रकार अलग होते हैं, देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। जी नहीं। बच्चे वयस्कों पर निर्भर होते हैं जबकि वयस्क स्वतंत्र होते हैं। जी नहीं। बच्चों की तुलना में वयस्क बहुत अधिक ज्ञानी होते हैं। जी नहीं। बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से क्या होती है, भिन्न होती है। साथियों बच्चों की जो सोच होती है वो वयस्कों की जो वयस्कों से किस तरह होती है, गुणात्मक, यानी कि मैं कहूं क्वालिटेटिव डिफरेंट यहां पर देखने को मिलता है। तो 4 ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है वही अभिकथन का, देखिए स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। जी नहीं। क्या एक स्कूल के अंदर, क्या एक बच्चे के अंदर हमें उस ढांचे के भीतर वही कार्य करने चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों को यहाँ आकलन करते हैं। जी नहीं। बच्चों को एक ऐसा एनवायरनमेंट देकर उसे परिणामों के ऊपर ही ध्यान ना देकर उसको सभी को करिकुलर एक्टिविटी में, हर स्पर्धा में बच्चे को भाग लेकर इस तरह का बनाना है कि बच्चे का यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट हमें करना है। उसको एक मानक संदर्भित पाठ्य जो चर्या के माध्यम से एक परिणाम या उसको लेकर एक फिक्स नहीं करना है। तो ये फर्स्ट यानी कि अभिकथन हमारा गलत हो जाएगा। सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमित और पदानुक्रमित है। यार मुझे बताएं पक्के तौर पर ही कैसे हो सकता है? पक्के तौर पर बिल्कुल भी नहीं होगा। यार सटीकता से हम कैसे अनुमान लगा सकते हैं? हाँ, हम पूरा अनुमान सटीकता से नहीं लगा सकते, लगा तो सकते हैं लेकिन पक्के तौर पर यहाँ पर अनुक्रमित और पदानुक्रमित बिल्कुल भी नहीं होगा। तो 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों यहाँ पर गलत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वालीनता यानी कि ऑटिज्म के बारे में पूछा है कि ऑटिज्म के बारे में यहाँ पर करेक्ट कौन सा है? स्वालीनता का इलाज किया जा सकता है, उम्र के साथ इसमें सुधार आता है। जी नहीं। स्वालीनता वाले सभी लोगों में कम से कम एक विशेष कौशल होता है। नहीं। स्वालीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है। बिल्कुल राइट है। साथियों जो स्वालीनता होती है वो एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर होती है, यानी कि बच्चे इसमें क्या करते हैं, बार बार चीजों को दोहराव यहाँ पर करते हैं। तो ये डिसऑर्डर हमें बच्चों के अंदर देखने को मिलता है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? 3rd ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा ऑटिज्म के अंदर। अगला प्रश्न है रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को डैश अधिगम की ओर ले जाता है, यानी कि इसमें हमें पूछा है कंस्ट्रक्टिव लीड्स टू लर्निंग बाय स्टूडेंट्स। रचनावादी जो अधिगम होता है, शिक्षण होता है, वो ग्रहणशीलता की ओर ले जाता है? बिल्कुल भी नहीं। खोज अधिगम आधारित ले जाता है, अर्थहीन ले जाता है, या फिर यंत्रवत? सेकंड ऑप्शन राइट करके आए आप सब। खोज आधारित होता है, डिस्कवरी यहाँ पर लर्निंग होता है। रचनावादी शिक्षण की क्या करवाता है? खोज आधारित यानी डिस्कवरी लर्निंग हमसे ये करवाता है। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है, क्या बताता है कि शिक्षण का बल गतिविधि के परिणाम पर होना चाहिए, न कि प्रक्रिया पर? बिल्कुल भी नहीं। व्यवहार के दंड और पुरस्कारों के माध्यम से अनुकूलित किया जाना चाहिए? जी नहीं। अवधारणाओं को जटिल से सरल, ना जटिल से सरल नहीं, सरल से जटिल यहाँ पर होनी चाहिए, ये भी नहीं हो रहा है। पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। बहुत ही शानदार इन्होंने 4 ऑप्शन के अंदर हमें बताया है कि बच्चों की आयु के अनुसार, बच्चों की इंडिविजुअल डिफरेंस के अनुसार हमें पाठ्यक्रम को यहाँ पर समायोजित करना चाहिए, उसी के अनुसार यहाँ पर तैयार करना चाहिए। 4 ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रगतिशील शिक्षा यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा या फिर प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में एक क्वेश्चन आना पक्का तय था, तो हमें देखने को मिला है प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? क्या कमजोर और सुरक्षा की जरूरत में देखा जाता है? बिल्कुल भी नहीं। मासूम और आश्रित? ना।
आज्ञाकारी व और केवल ज्ञान का उपभोग करने में सक्षम, बिल्कुल भी नहीं। ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले, 4 ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। कौन सा होगा? नॉलेजेबल एंड मीनिंग मेकर्स बच्चा इसमें होगा। प्रगतिशील यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर, बाल केंद्रित शिक्षा के अंदर। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न काफी लंबा चौड़ा है। रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूह में काम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का जो सबसे प्रभावी तरीका यहाँ क्या होगा? एक टीचर है रमा, तो वह कक्षा के अंदर क्या कर रही है? बच्चों को चुनौतीपूर्ण कार्य दे रही है। तो चुनौतीपूर्ण कार्य बच्चों को यहाँ पर दे रही है करने के लिए, तो अब इसके लिए जो रमा है यहाँ पर बच्चों की मदद करने के लिए कौन सा तरीका यहाँ पर प्रभावी बेस्ट है? देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, छात्र के साथ समस्या पर काम करे, समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता के अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करे। बिल्कुल राइट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल राइट इसमें हो जाएगा। अगले भी देख लेते हैं। छात्र को समस्या का उत्तर प्रदान करे, बिल्कुल भी नहीं। बच्चों को थोड़ा नॉलेजेबल बनाने के लिए, उसकी सोच डेवलपमेंट यहाँ पर करने के लिए थोड़ा उसको प्रयास करना चाहिए। छात्र को समस्या को स्वयं हल करने का प्रयास करे और प्रोत्साहित करे। छात्र को अलग कार्य सौंपे और उनकी योग्यताओं के अनुकूल हो, जी नहीं। फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर बिल्कुल राइट हो जाएगा। छात्र के साथ समस्या पर काम करना चाहिए और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता के मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि, बच्चे को फीडबैक यहाँ पर हमें देना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल होता है जो उन्होंने सीखा है? यानी कि कौन सा जो अधिगम है, कौन सा टीचिंग यहाँ पर है जिसमें सिखाना शामिल होता है? देखते हैं। क्या पारस्परिक शिक्षण है, अनुबंधन अधिगम है, रटकर सीखना है या वाक्यात्मक शिक्षण है? क्वेश्चन पूछा है कि दूसरों को सिखाना है। यार दूसरों को तो हम पारस्परिक शिक्षण के माध्यम से ही सिखाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि रेसिप्रोकल जो टीचिंग होती है उसमें बच्चा एक दूसरे से मिलकर यहाँ पर सीखता है, खुद भी सीखता है और दूसरे को भी यहाँ पर सिखाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन यहाँ पर करता है? देखते हैं। सुविचारित करता है, बिल्कुल राइट है, करता है। विभेदित करता है, बिल्कुल करता है। अनुकूलित भी करेगा, लेकिन मानकीकृत यहाँ पर नहीं करता है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यहाँ पर हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड देख लीजिए, 4 ऑप्शन इसमें हो जाएगा। एक मैं कहूँ तो सांस्कृतिक और यहाँ पर जो उत्तरदायी शिक्षण के लिए तीनों ही ऑप्शन बेहतर होंगे। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? वही पूछ लिया, समालोचनात्मक चिंतन यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग का हमें क्वेश्चन वापस पूछ लिया गया है। ऐसे सवालों से बचना चाहिए जिनसे विवेचन और विश्लेषण, बिल्कुल बचना हमें नहीं चाहिए। केवल ऐसे ही, केवल जहां भी दिख जाए प्रश्न, यहां पर आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। हतोत्साहित बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों को उनके संदेह और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित नहीं, ये भी नहीं होगा। ऐसे सवाल देने चाहिए जिससे निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल हो। 4 ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। यानी कि गिव क्वेश्चंस दैट इन्वॉल्व इन्फ्रेंस एंड एग्जाम्पलेशन, यानी कि ऐसे उदाहरण बच्चों को यहाँ पर देना चाहिए तो बच्चे अपने दिमाग से यहाँ पर क्वेश्चन का हल यहाँ पर निकाले। समालोचनात्मक चिंतन बच्चों के अंदर यहाँ पर पैदा करनी चाहिए, डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि अपसारी चिंतन के माध्यम से। अगला प्रश्न है साथियों, आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को यहाँ पर बढ़ावा देने में सबसे अधिक संभावना है? तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? मेटाकॉग्निटिव स्किल की यहाँ पर बात हो रही है। इसको हम किस तरह पर बढ़ावा देंगे? देखते हैं। क्या गृह कार्य सौंपना जिसके लिए याद रखने और याद रखने की आवश्यकता होती है? बिल्कुल भी नहीं। छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। देखते हैं। छात्रों को उनके प्रदर्शन पर गुणात्मक प्रतिपुष्टि के बजाय अंक देना? बिल्कुल भी नहीं।
विद्यार्थियों को सत्रीय कार्य के लिए सारांशित नोट्स प्रदान करना, जी नहीं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। कि बच्चों की छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित हमें करना चाहिए, एनकरेज हमें करना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा है, छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी कौन सी होगी? जब कौन सी प्रतिक्रिया यहाँ पर सबसे प्रभावी होगी कक्षा में सीखने के लिए? देखते हैं। यह वर्ष के अंत में परीक्षण और परीक्षा पर केंद्रित है, जी नहीं। ये छात्रों की तुलनात्मक श्रेणी प्रदान करता है, जी नहीं। ये सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है, देखते हैं। ये इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता, बजाय इसके कि वह क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। बच्चे क्या नहीं कर सकते, इस पर हमें फोकस करना है और उनकी गलतियों के माध्यम से ही हमें उनको एक पॉजिटिव बेस यहाँ पर तैयार करना है। तो कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ये सीखने की गतिविधि के दौरान भी होता है और उसके बाद भी होता है। यानी कि कक्षा में जो प्रतिक्रिया होती है, ये बच्चा यहाँ पर जब एक्टिविटी करता है के दौरान, कक्षा के दौरान और उसके बाद भी होता है। तो कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। साथियों, अगला प्रश्न वही अभिकथन का। शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तर्क क्या कह रहा है? ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है या निष्क्रिय नहीं है। ज्ञान उत्पादन एक सक्रिय प्रक्रिया है और सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालता है, जी नहीं। ज्ञान उत्पादन जो होती है, जहां भी आपको निष्क्रिय जो शब्द यहाँ पर दिख जाएगा वह नेगेटिव, ये नेगेटिव वर्ड है, तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो कौन सा है? अभिकथन राइट, और इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि ए सही है लेकिन आर यहाँ गलत है। थर्ड ऑप्शन राइट। अगला प्रश्न हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीतीय क्षमता रखती है, ठीक है। कौन सी क्षमता रखती है? म्यूजिकल एबिलिटियां रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं। अच्छा, वो दोनों भी यहाँ पर गायक हैं, ठीक है, माता पिता भी गायक हैं। और सुनीता को अपनी आवाज को और बेहतर करने के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग कक्षा में, प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। सुनीता को यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों की अंतःक्रिया का परिणाम है? तो सुनीता के यहाँ पर पेरेंट्स जो हैं, दोनों के दोनों यहाँ पर सिंगर हैं और सुनीता को भी यहाँ पर ट्रेनिंग यहाँ पर के लिए एक ट्यूशन यहाँ पर ज्वाइन करवा रखा है। तो किस तरह की यहाँ पर बात हो रही है, देखते हैं। क्या लैंगिक पहचान और आनुवंशिक संरचना की बात हो रही है? बिल्कुल भी नहीं। वृद्धि और परिपक्वता की बात हो रही है? जी नहीं। पोषण और अनुशासन की बात हो रही है? जी नहीं। यहां बात हो रही है आनुवंशिकता की और वातावरण की। किस तरह हो रही है कि आनुवंशिकता का मतलब यह है कि उसके जो माता पिता हैं सुनीता के, यहाँ सुनीता के जो पेरेंट्स हैं वो दोनों ही यहाँ पर क्या है, निपुण हैं म्यूजिक में, दोनों ही यहाँ पर सिंगर है और उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। जो अपने माता पिता में जो गुण हैं उन्हीं को बच्चों के अंदर डाल रहे हैं और उसे इंक्रीज यहाँ पर कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो आनुवंशिकता के साथ उसको क्या ऐसा वातावरण भी प्रदान कर रहे हैं। तो कौन सा हो जाएगा? 4 ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इसमें हो जाएगा। तो साथियों, जो लेवल सेकंड का जो पेपर था सीडीपी का, आप सभी बेहतर यहाँ पर करके आए हैं और आप सभी के इस पेपर में 25+ नंबर बन रहे होंगे और बनने भी चाहिए। पेपर बहुत ही यहाँ पर मॉडरेट था, बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं था, सिंपल भी नहीं था। तो सेशन को सभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और आप सभी के लिए थैंक यू। आगे की तैयारी आपको अच्छे से करनी है। आप सभी का यहाँ पर सीटेट क्लियर होगा। क्लियर होने के बाद यहाँ पर वैकेंसियाँ बहुत भरमार आने वाली है, चाहे केवीएस किया है, डीएसएसबी किया है, बिहार शिक्षक भर्ती आए या यूपी टीचर की यहाँ पर भर्ती या रिट राजस्थान में रिट की भर्ती। तो आप इन सभी के लिए एलिजिबल हैं और आप बेहतर यहाँ पर तैयारी करना शुरू कर दें। और अन्य जो अपने साथी हैं जो सीटेट दिसंबर या जनवरी का जब भी होगा वो देंगे, तो उसके लिए आप साइकोलॉजी कैंपस का जो आपका अपना चैनल है उसके लिए आप सभी को यहाँ पर बताएंगे और आप साइकोलॉजी जो कैंपस चैनल है उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। चलिए साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी को धन्यवाद।